मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार एक ऐसा टॉपिक है जो खुले के अणुभार से संबंधित है, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप इस चैप्टर के हायर लेवल के स्टडी में अब यहां से इंटर करने जा रहे हैं, इसलिए हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आगे का क्लास और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब सामान्य अणुभार, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, सामान्य से हटकर अणुभार का वह मान जो अपने सामान्य मान से या तो कम होता है या तो अधिक होता है कहलाता है अपसामान्य अणुभार। सवाल उठता है कि अणुभार से मान कम कब हो जाता है और अणुभार से मान अधिक कब हो जाता है, यानी मॉलिक्यूलर मास से मान कम कब हो जाता है और मॉलिक्यूलर मास से मान अधिक कब हो जाता है, और कब ना कम होता है ना अधिक होता है। इसको हम 3 एग्जांपल की सहायता से समझा रहे हैं। अगर आप जल में चीनी C12H22O11 यानी सुक्रोज को डिसॉल्व करें तो ये जैव का तैव जल में इसी रूप में बना रहेगा और इसके अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप एसिटिक एसिड यानी CH3COOH को डिसॉल्व करेंगे जल में ही डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिटिक एसिड का 2 अणु, इस एसिटिक एसिड का 2 अणु, ये एसिटिक एसिड का हम संरचना ओपन करके लिख रहे हैं। 2 अणु एसिटिक एसिड का आपस में जुड़कर, जैसे देख सकते हैं ये एक एसिटिक एसिड है और ये दूसरा, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ये दोनों जुड़ेगा। और जब ऐसा होगा कि जल में डालने पर इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका अणुभार निकालने पर आता है 60, इसका अणुभार 60 आता है। यह अणुभार कैसे निकाला जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। 12 + 1 × 3 + 12 + 16 × 2 + 1, तो ये 60 आ रहा है। तो इसका अणुभार 60 न होकर जल में जाने के बाद अब 120 हो जाता है, जस्ट डबल। अब हम अगर नमक NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो NaCl को डिसॉल्व करने पर ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये चीनी जैव का तैव रहता है, एसिटिक एसिड का 2 अणु आपस में जुड़ जाता है, मतलब इसमें अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इसमें अणु अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो इसमें अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं और इसमें अणुभार में वृद्धि और इसमें अणुभार में कमी। तो अब सामान्य अणुभार का अध्ययन इन्हीं 2 केस में किया जाएगा। इसमें से एक केस है आणविक संयोजन का और एक केस है आणविक वियोजन का, ठीक है। तो इस आणविक संयोजन और आणविक वियोजन में ही आपको अपसामान्य अणुभार देखने के लिए मिलेगा। जहां अणु आपस में संयोजित होगा वहां अणुभार का मान अपने सामान्य मान से अधिक हो जाएगा, और जहां अणु वियोजित होगा वहां उसका अणुभार अपने सामान्य मान से कम हो जाएगा। तो यही से कॉन्सेप्ट ये निकला है अपसामान्य अणुभार। अणुभार का वह मान जो अपने सामान्य मान से अधिक हो जाता है या कम होता है, मतलब अधिक रहता है या कम रहता है, अपसामान्य अणुभार कहलाता है। The molar mass which value lower or higher than the normal value is called abnormal molecular mass। तो ये अपसामान्य अणुभार से संबंधित 2 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि अपसामान्य अणुभार में कब, मतलब अणुभार का मान कब अधिक हो जाता है तो आणविक संयोजन में, और अणुभार का मान कब कम हो जाता है तो आणविक वियोजन में। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपसामान्य अणुभार है इसका अध्ययन 2 पदों में किया जाता है, आणविक संयोजन और आणविक वियोजन। तो आणविक संयोजन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करते हैं तो उसे आणविक संयोजन कहते हैं। जब 2 अणु आपस में संयोजित होता है
तो उसके फलस्वरूप जिस रासायनिक समूह का निर्माण होता है उसे कहते हैं डाइमर। तो ये एक डाइमर है, द्विलक है, ये डाइमर है। और अगर तीन अणु आपस में जुड़ेगा तो वो त्रिलक होगा यानी ट्राइमर होगा। उसको हम केमिस्ट्री के दुनिया में उस रासायनिक समूह को ट्राइमर कहते हैं। अगर चार रासायनिक समूह आपस में जुड़ेगा तो जिस रासायनिक समूह का, जिस बृहद रासायनिक समूह का निर्माण होगा उसे हम टेट्रामर कहेंगे। और अगर एक रासायनिक अणु आपस में जुड़ेगा, जिस रासायनिक समूह का निर्माण होगा उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो इस तरह से डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर और पॉलीमर ये कहलाते हैं बृहद रासायनिक समूह, जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन में 2, 3, 4 और n अणु के मिलने से बने होते हैं। 2 अणु के मिलने से जो बनता है वो डाइमर, द्विलक, 3 अणु ट्राइमर, 4 अणु टेट्रामर और n अणु पॉलीमर। तो ये था आणविक संयोजन। एक बात बता दें कि आणविक संयोजन जब होगा तो अणु भार का मान बढ़ जाएगा और अवयव की संख्या, जरा सोचिए यहाँ 2 अणु आपस में जुड़ रहा है तो 10 लाख अणु अगर हम एसिटिक एसिड का डालेंगे तो ये घुल में 5 ही लाख प्रतीत होगा। क्यों लगेगा कि 5 ही लाख अवयव है घुलने का, क्योंकि 2 अणु आपस में जुड़ जाएगा। अगर ये टेट्रामर बनाने वाला है तो अगर हम 10 लाख अणु को डाले तो ये 2.5 लाख हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हर 4 अणु आपस में जुड़ जाएगा तो 2.5 लाख अवयव अणु नजर आएगा इस घोलक में। अब बात करते हैं आणविक वियोजन का। तो आणविक वियोजन में क्या होता है, जब किसी घुल्ले को किसी घोलक में मिलाया जाता है तो वो अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप अवयव की संख्या में, घुल्ले के अवयवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और अणु भार में कमी हो जाती है। अब एक चीज यहाँ समझना है, अब हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग चैप्टर का अध्ययन किए वो ये मानकर किए कि घुल्ले घोलक में जाने के बाद ना ही वियोजित हो रहा था ना ही संयोजित। तब हम लोग उन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अध्ययन किए और जब घुल्ले संयोजित या वियोजित होगा तो पीछे के क्लास में जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अणुसंघ गुणधर्म में फॉर्मूला आया है उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अब संशोधन की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए एक चीज कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अणुसंघ गुणधर्म नहीं समझ में आ रहा है कि अणुसंघ गुणधर्म क्या है। तो आपको बता दें कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, यही सब अणुसंघ गुणधर्म है। इसी को अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं, यही सब अणुसंघ गुणधर्म है। ये और एक और है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेल्टा टीवी का। तो डेल्टा टीवी बराबर आपको सूत्र पता है केबी और ये डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अगर हम इसका बात करें तो इसका सूत्र होता है के एफ डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाए 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लिख दिए, चारों में से रूल लागू होता है। क्या कह रहा है ये देखिए, ये 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है उसके अणुभार से, घुल्ले के अणुभार से। देख सकते हैं इस 3 फॉर्मूले में अणुभार हमेशा डिवाइड में है, नीचे है। तो जब जब घुल्ले का अणुभार बढ़ेगा तो इस तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, या सभी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों अणुसंघ गुणधर्म का मान घटेगा। एक बार फिर से बता दें, ये सभी अणुसंघ गुणधर्म है। तो अणुभार का मान जब जब बढ़ता है तो इस सभी अणुसंघ गुणधर्म का मान घटता है, और इसका मान अगर अणुभार का मान घटेगा तो इन सभी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आणविक संयोजन में अणुभार में वृद्धि हो रही है। जब जब आणविक संयोजन होगा तब तब अणुसंघ गुणधर्म का मान अपने सामान्य मान से कम हो जाएगा, और जब जब आणविक वियोजन होगा तो अणुसंघ गुणधर्म का मान अपने सामान्य मान से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अणुभार कम होगा, अणुभार कम होगा। और एक चीज और, घोल का अणुसंघ गुणधर्म होता है घुल्ले की मात्रा के या अवयवों की संख्या के समानुपाती होता है।
यहाँ की अवयव की संख्या में कमी हो रही है, अवयव की संख्या में भी कमी, अणु भार में वृद्धि। इस दोनों कारण से अणुसर विमूल भार का मान अपने सामान्य मान से कम हो रहा है। और यहाँ अणु भार कम हो रहा है, तो अणु भार जब कम होता है तो इन सभी का मान बढ़ जाता है। अवयव की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो निश्चित है अणुसर विमूल भार का मान बढ़ जाएगा। तो आज की क्लास का पूरा निष्कर्ष अब सुन लीजिए कि असामान्य अणु भार क्या है। अणु भार का वह मान, किसी गुल्ले का अणु भार का वह मान जो अपने सामान्य मान से कम या अधिक होता है, असामान्य अणु भार कहलाता है। असामान्य अणु भार का अध्ययन दो पदों में किया जाता है, आणविक संयोजन, आणविक वियोजन। आणविक संयोजन किसे कहते हैं? तो वैसा प्रक्रम जिसमें दो या दो से अधिक अणु जुड़कर एक बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करते हैं, कहलाता है आणविक संयोजन। इसके बाद आणविक वियोजन, तो उससे पहले आणविक संयोजन में एक बात बताया गया है कि जब दो अणु आपस में संयोजित होते हैं, जिस रासायनिक समूह का निर्माण होता है उसे डाइमर कहते हैं। तीन रासायनिक समूह का जब आपस में मिलकर एक बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करते हैं उसे ट्राइमर। चार रासायनिक समूह आपस में जुड़ते हैं तो टेट्रामर। अगर चार से अधिक एन अणु जुड़ते हैं तो वहां पॉलीमर, बहुलक का निर्माण होता है। इसके बाद मेन निष्कर्ष समझाया गया कि आणविक संयोजन होने से क्या होता है। तो आणविक संयोजन जब जब होता है, गुल्ले के अवयवों की संख्या में कमी हो जाती है और उसके अणु भार में वृद्धि हो जाती है, और इस दोनों के कारण जो अणुसर विमूल धर्म का मान है अपने सामान्य मान से कम हो जाता है। तो ये था आपका आणविक संयोजन का निष्कर्ष। इसमें एग्जांपल्स नोट कर लेंगे आप, और तब हम आणविक वियोजन की ओर चलेंगे, उसको भी समझाते हुए। देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 1 आणविक संयोजन का दे रहे हैं। जब दो अणु आपस में संयोजित होता है तो यहाँ डाइमर का निर्माण होगा, जिसको हिंदी में द्विलक कहेंगे। जब तीन रासायनिक समूह आपस में जुड़कर एक बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करेंगे तो वो ट्राइमर कहलाएगा, त्रिलक। और जब चार रासायनिक समूह आपस में जुड़ेंगे तो वो कहलाएगा टेट्रामर। और जब एन बृहद समूह, एन अणु जुड़कर एक बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करेंगे तो वो कहलाएगा पॉलीमर, मतलब बहुलक। पॉलीमर मतलब बहुलक। यहाँ द्विलक, त्रिलक, टेट्रामर, चतुर्लक और इसके बाद बहुलक। ये है आणविक संयोजन के बाद बने हुए रासायनिक समूह का नाम। और यहाँ एक एग्जांपल एसिटिक एसिड से जो इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आप लोग कि एसिटिक एसिड का जब दो अणु आपस में संयोजित होता है तो ये हाइड्रोजन बंधन से ही संभव हो पाता है। तो हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से ये दोनों अणु आपस में जुड़ पाता है। ये है दोनों एसिटिक एसिड का अणु, ये दोनों के बीच हाइड्रोजन बंधन आप बनते हुए देख लीजिए। ये हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से जुड़ता है। तो बताइए दो अणु आपस में जुटा है तो आप इसका नाम क्या देंगे? ये है डाइमर, द्विलक। और अब आप पढ़ने जा रहे हैं आणविक वियोजन। आणविक वियोजन क्या है? जब किसी गुल्ले को गोलक में
मिलाया जाता है। तो वह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है। तो इस प्रक्रम को ही आणविक वियोजन कहा जाता है। आणविक वियोजन कहा जाता है। और अब आणविक वियोजन आप देख सकते हैं, NaCl को अगर आप जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा Na+Cl-। आपको बता दें कि अगर इसका 10 लाख मॉलिक्यूल आप डिसॉल्व करेंगे तो एक अणु टूटने पर 2 आयन का निर्माण करता है। तो 10 लाख अणु जब टूटेगा तो 20 लाख आयन का निर्माण होगा। और अगर आप BaCl2 जैसे अणु को जल में घोलेंगे तो एक अणु टूटकर एक Ba++ और 2 Cl- मतलब 3 आयन का निर्माण करता है। एक अणु 3 आयन का, तो 10 लाख अणु घोलिएगा तो ये सीधे 30 लाख आयन का निर्माण करेगा। और जहां तक अणु भार का सवाल है, अणु भार का मान भी कम हो जाएगा। तो अब जरा सा इसका निष्कर्ष आणविक वियोजन के क्रम में क्या होता है। तो आणविक वियोजन के प्रक्रम में आणविक वियोजन के प्रक्रम में खुले के अवयव की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तथा अणुभार में कमी हो जाती है। इसलिए अणुसंख्य गुणधर्म का मान, अणुसंख्य गुणधर्म का मान अपने सामान्य मान से अधिक हो जाता है। ये है आपका आज का क्लास। अब सामान्य अणुभार आपको बता दें कि नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले आप अगर इसको अच्छी तरह लिखकर समझकर नहीं इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आगे का टॉपिक है आणविक वियोजन या संयोजन
की मात्रा का निर्धारण। और ये तभी समझ में आएगा जब आज का ये क्लास अच्छी तरह ध्यान देकर आप सुने और समझे, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्लास जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां से आपको हमारे क्लास के इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर पता चलेगा कि जिस बारीकी से हर एक चीज को डिस्कस किया जाता है उस ढंग से अगर आप समझ ले तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक से पढ़िए। और रहा बात इससे समय का, इस परिस्थिति का, तो आपको बता दें कि इस विषम परिस्थिति में भी आप जितना आराम से पढ़ रहे हैं, इस गर्मी के मौसम में हालत खराब हो जाता है स्टूडेंट का आने जाने और पढ़ने के बाद घर जाने। तो अगर आप इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आप जरूर ठीक से मन लगाकर पढ़िए। जो भी परिस्थिति है उसका डट कर सामना कीजिए और जो भी आपके आसपास है उनका ध्यान रखिए। थैंक यू।